हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी। आज मैं एडवोकेट दृष्टि आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पेश करने जा रही हूँ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की रेलेवेंस कोर्ट में क्या होती है और हम उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से क्या मतलब? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से मतलब है कि कोई भी वीडियो चैट, कोई भी ऑडियो वीडियो या जीमेल या व्हाट्सएप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कुछ होता है तो उसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाता है, उसकी क्या रेलेवेंस होगी कोर्ट में। तो वही हम समझेंगे इसी वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए और फिर आराम से वीडियो देखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब सेक्शन 2 सब क्लॉज 1, जी हाँ, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसकी परिभाषा दे रखी है, जो हमें बताती है कि कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिसीव हुई है या कोई सेंड हुई है या स्टोर हुई है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा में लाया जाएगा। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब। अब इसके अलावा हमें दो और सेक्शंस पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, हमें जानने की बहुत ज़रूरत है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से डील करते हैं। जी हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से डील करते हैं, जो कि हैं 65A और 65B। अब 65A और 65B भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से ही ऐड हुए थे। अब उसकी क्या रेलेवेंस है और क्या प्रोविजंस हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि 65A, जी हाँ, 65A का क्या मतलब होता है। 65A बेसिकली डील करता है कि कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है हम उसे कैसे प्रूव करेंगे, क्या माध्यम होगा उसका प्रूव करने का, तो वो 65B के अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे। प्रोसीजर जो है वो 65B में दे रखा है। तो हम 65B को समझते हैं। सबसे पहले 65B में कुछ फॉर्म्स दे रखे हैं और फिर कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर हम ये कंडीशंस फॉलो करते हैं तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एन एविडेंस, एज अ साक्ष्य प्रूफ कर सकते हैं कोर्ट में। और उसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशंस भी हैं जो हम बाद में समझेंगे केस लॉ के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं 65A और 65B को समझने से। 65A, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65A में तो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट है, वो 65B के प्रोसीजर के हिसाब से ही समझा जाएगा, उसी को फॉलो किया जाएगा। अब 65B में क्या बता रखा है? 65B में कुछ बेसिकली फॉर्म्स बता रखे हैं, कुछ प्रकार बता रखे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा वो किस प्रकार में होगा। या तो वो CD में हो सकता है, हार्ड डिस्क में हो सकता है, पेपर में हो सकता है, या किसी भी फॉर्म को अगर रिप्रोड्यूस किया गया है या फिर डिराइव किया गया है अगर किसी दूसरे माध्यम से, तो उसी फॉर्म में हो सकता है वो। मतलब बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कुछ भी फॉर्म हो सकता है उसका, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक मीडिया, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ेंगी 65B में आने के लिए। 65B में बेसिकली कुछ छोटी मोटी कंडीशंस हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना, मतलब हर चीज़ सिस्टमैटिक हो और कुछ भी हेरा फेरी ना हो। तो जो 65B में कंडीशंस हैं वो है लॉफुल कंट्रोल होना चाहिए, मतलब जो इंसान उसे फीड कर रहा है कंप्यूटर में वो बिल्कुल लॉफुल कंट्रोल में होना चाहिए, कोई इलीगैलिटी नहीं होनी चाहिए, इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सब कुछ लॉफुल और सिस्टमैटिक होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर यूज़ होना चाहिए उस कंप्यूटर का, ये नहीं बाद में कि बाद में कोई एक्सक्यूज़ मिले, बाद में आप कोर्ट के सामने ये बोल रहे हैं कि वो तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं करता था, तो ऐसा कोई एक्सक्यूज़ ना मिले, इसलिए 65B में ये कंडीशंस कुछ रखी गई हैं। उसके बाद कंप्यूटर ढंग से काम कर रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर प्रिंट की गई हो, या फिर कोई रिप्रोड्यूस या डिराइव की गई हो। बेसिकली बस यही बोला गया है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए ढंग से फीड करी गई हूँ और वो कंप्यूटर जिसमें फीड करी हैं वो ढंग से वर्क कर रहा हो। बस यही था। फिर इसका ऑब्जेक्ट हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट इसका क्या है। 65A और 65B का ऑब्जेक्ट समझने के लिए, उसका स्कोप समझने के लिए हमें केस लॉ में जाना पड़ेगा। केस लॉ में हम समझेंगे कि उसकी क्या रेलेवेंस है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है और क्या स्कोप है। तो सबसे पहले हमारे पास केस आता है अमिताभ बाची वर्सेस ईरा बाची, 2005 का केस है ये, अमिताभ बाची वर्सेस ईरा बाची। जी हाँ,
अगर आपको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो अमिताभ बाची वर्सेस ईरा बाची, उस वाले केस में 2005 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इस वाले केस में बेसिकली बताया गया था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ये केस है। मतलब जैसे हर सेक्टर इकोनॉमी का आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो रहा है, वैसे ही कोर्ट्स न्यायालय को भी आगे बढ़ना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अपने यहाँ अलाउ करना चाहिए, वो उन्हें भी एडवांस करना चाहिए विद न्यू इन्वेंशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो इस केस में बेसिकली यही बताया गया था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को हम वेलकम करते हैं, कोर्ट्स वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में इसकी बहुत ज़रूरत हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हैं, तो कोर्ट की भी कुछ प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो यहाँ पे भी इसका रेलेवेंस है। इसके अलावा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पीवी देसाई 2003 सुप्रीम कोर्ट, इसमें बेसिकली बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ क्लब कर देंगे, मतलब इन दोनों को अगर हम एक साथ मिला देंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यूज़ करेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। अब ये बनता है हमारा फर्स्ट केस ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि फर्स्ट केस ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन सा है, तो हम दे सकते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस पीवी देसाई 2003 सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रेलेवेंस बताई गई कि अगर हम फिजिकल प्रेजेंस नहीं कर पाते हैं कई सर्कमस्टांसेस में, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अनवर पीवी वर्सेस पीवी बख्शी 2015 सुप्रीम कोर्ट, इसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सही है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज़ मियरली इन इटसेल्फ नॉट सफिशिएंट प्रूफ। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खाली अपने आप में ही एक वैलिड साक्ष्य नहीं है, उसके अलावा हमें उसके अतिरिक्त हमें एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके साथ अटैच करना पड़ता है, तभी उसकी वैलिडिटी ऑथेंटिसिटी मेंटेन हो पाती है। तो बिना सर्टिफिकेट के हम नहीं कर पाएंगे प्रोड्यूस कोर्ट में। सर्टिफिकेट बहुत आसान होता है, वो मिल जाता है आसानी से, तो सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आप ऑडियो वीडियो चैट या कुछ भी अगर आप कोर्ट के समक्ष न्यायालय में पेश करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसके अलावा द फेमस RM मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जैसा कि आप सब जानते हैं टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन या टैपिंग पर ये केस है। इसमें बेसिकली गाइडलाइंस दी गई थी जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें बेसिकली कहा गया था कि जो हमारा मैटर है, जो भी हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है, वो केस से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जो भी हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए, केस से रिलेटेड होनी चाहिए, और जो भी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। इसके अलावा आइडेंटिफाई होना चाहिए वो पर्सन, और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर और ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें दे रखा है कि जो सर्कमस्टांसेस हम प्रूव करना चाहते हैं, जो भी परिस्थितियाँ हम प्रूव करना चाहते हैं, वो उस वीडियो में, उस ऑडियो में क्लियरली एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए और प्रूफ भी होनी चाहिए कि हमारा विश्वास जो है वो उस पर बना रहे। इसके अलावा इसमें बस बेसिकली ये कहा गया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग जो है, वॉइस टेप रिकॉर्डिंग या वॉइस रिकॉर्डिंग कौन सा एविडेंस है। जी हाँ, कौन सा एविडेंस माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री माना जाएगा या ओरल माना जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपके लिए 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन गए। उसके अलावा हमारे पास एक लेटेस्ट केस है शफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2018 का केस है। इसमें कहा गया था कि अगर हार्ड कॉपी हमने प्रोड्यूस नहीं की है तो ये एक वैलिड एविडेंस नहीं होगा। हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करना ज़रूरी नहीं है उतना, मतलब सर्टिफिकेट को ही बेसिकली रेलेवेंस दी गई है कि अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके साथ सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। ये नहीं कि खाली आप हार्ड कॉपी लगा दें और इसके अलावा सर्टिफिकेट ना लगाएं। सर्टिफिकेट की रेलेवेंस इसमें बताई गई है। 2018 का केस है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास फेमस केस है हरपाल सिंह वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब 2015 का केस है। ये बेसिकली करप्शन का केस है, जिसमें इस वाले केस में बेसिकली यही बताया गया था कि अगर किसी कारण, अगर कोई अर्जेंट सर्कमस्टांसेस हैं और वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलना अवेलेबल नहीं है, मतलब आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो यू कैन अटैच सेकेंडरी एविडेंस एज अ कॉपी
ऑफ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप एक कॉपी लगा सकते हैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स की, वो एज एन एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसकी उतनी रेलेवेंस नहीं होगी जैसे कि प्राइमरी एविडेंस की होती है। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि दो तरीके के एविडेंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होते हैं वो फर्स्ट एविडेंस होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो 61 में दे रखा है, जिसमें 61 में नहीं, मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके अलावा एविडेंस दोनों में ही दे रखे हैं। और सेकेंडरी होते हैं जिसमें जो प्राइमरी नहीं होते, जो कॉपीड फॉर्म में होते हैं। हम आगे समझेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। उसके अलावा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सेकंड पार्टी पे होता है, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो सेकंड पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है, जो बोल रहा है कि ये वैलिड साक्ष्य नहीं है। तो ये था मेरा कुछ वीडियो। इसके अलावा कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, जैसे कि जो भी हम ऑडियो या वीडियो या कुछ भी प्रेजेंट करना चाहते हैं कोर्ट के समक्ष, उसमें कोई टैम्परिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी काट छाट नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, और जो भी है वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। तो कोई भी अगर आप पेश करते हैं उसमें कोई भी कट करते हैं तो वो वैलिड साक्ष्य नहीं माना जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल और क्लियर होना चाहिए, जो भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं उसमें बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये था मेरा कुछ एक स्मॉल वीडियो ऑन ऑडियो और वीडियो कन्वर्सेशन जो हम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसके क्या मोड हैं और क्या फॉर्म्स हैं। तो मैंने आपको समझाया विद 8 केसेस, और हमने समझा कि 65A, 65B और 2 सब क्लॉज 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कैसे इसमें हेल्प करेगा और क्या क्या फॉर्म्स होंगे। तो ये था मेरा कुछ वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड भी कीजिएगा, और बस इसी के साथ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।